आज बेटा हम अपनी नेक्स्ट क्लास आ गई फिजिक्स की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं और ये क्लास हो सकता है आपकी फिजिक्स की लास्ट क्लास। ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। तो क्लास स्टार्ट हो रही है, उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कह सकते हैं नॉन कंडक्टर्स को। कंडक्टर यानी चालक क्या है, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह आसानी से हो जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह को कहेंगे लिखा वैद्युत धारा, कि वे पदार्थ जिनसे वैद्युत धारा क्या होती है, सुगमता से प्रवाहित हो जाए, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो इजिली वे हो जाए। इलेक्ट्रिक फ्लो किसके द्वारा होती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। तो अब ये भी कह सकते हो कि वे पदार्थ जिनसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टर्स यानी चालक। वे पदार्थ जिनसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें चालक कहते हैं। और वे पदार्थ जिनसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो इजिली वे में हो जाता है, वो कंडक्टर है। और कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है, इजिली वे में नहीं हो पाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, नॉन कंडक्टर्स। यानी मेटल जो सब्सटेंस है या मेटल्स है उनको टू टाइप्स में बांटा, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। तो कंडक्टर्स क्या हैं, जिनमें करंट फ्लो या इलेक्ट्रॉन फ्लो इजिली वे में हो जाता है, वो सारे कंडक्टर हैं। और जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो इजिली वे में नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं लोग, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। कंडक्टर्स कौन से, जितने मेटल्स हैं वो सब कंडक्टर होते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हीट। ठीक है, और नॉन कंडक्टर कौन है, वो सारे सब्सटेंस जैसे आपका स्टोन है, वुड्स हैं, ठीक है, और रबड़ है, ये जितने भी हैं सब क्या है, इंसुलेटर हैं। जैसे आप वायर देखते हैं ना, वायर के ऊपर जो रबड़ टाइप में चढ़ी है वो इंसुलेटर ही तो कहलाती है बेटा, उसको इंसुलेटर ही कहते हैं। यानी जो जिसमें करंट फ्लो ना हो, तभी तो उस वायर को ऊपर छूते हमें करंट नहीं लगता है। इंसुलेटर वही सब्सटेंस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता ही नहीं है, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। और जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है उन्हें हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। बात सुना रही है। अब दूसरी डिफाइन, यहाँ से आपका ये कंडक्टर नॉन कंडक्टर खत्म था। अब बात हो रही है हमारी किस पे, करंट पे। करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या बेटा, तो ये कंडक्टर्स की डिफाइन है बेटा, इसी को अपोजिट कर देना, नॉन कंडक्टर्स आ जाएगा। द मटेरियल which can allow the flow of electron through itself is called conductor। और यहाँ पर ही बदलना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, द मटेरियल विच कैन नॉट, बस यहाँ पर कैन के साथ क्या यूज करना है हमको, नॉट, कैन नॉट फ्लो द इलेक्ट्रॉन थ्रू थ्रू इट। इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करते हैं उन्हें नॉन कंडक्टर कह दिया। तो यहाँ पर डिफाइन एक लिखिए, दोनों आपकी बन जाएंगे बेटा, कंडक्टर से ही बस कैन की जगह नॉट, कैन नॉट कर देना। ठीक है, यानी वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम चालक कहते हैं, और वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें अचालक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, सारे मेटल्स नेम ले सकते हो, सब कंडक्टर्स हैं। और जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है वो सब ना, जैसे आपकी लकड़ी है, ठीक है, आपके प्लास्टिक के जितने सब्सटेंस हैं और रबड़ है, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं। जैसे हम कोई इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं ना, इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि स्लीपर्स पहन लीजिए। तो स्लीपर्स क्या है, रबड़ की है, नॉन इंसुलेटर है। ठीक है, तखत पे कोई कंपनी है, वो क्या गुड्स का है, वो क्या इंसुलेटर्स है, तो इंसुलेटर्स बताया गया आपको। अब हमारी बात आ रही है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो ये लिख सकते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, चालक किसे, कंडक्टर में, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह, आवेश किसे कहते हैं, चार्ज, प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ऐसे लिख सकते हैं आप, अगर इंग्लिश में लिखना तो लिखिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, करंट नहीं चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज आर कॉल्ड, क्या कहना, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसे भी हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा या करंट कहते हैं बेटा। ठीक है, वैद्युत धारा को या करंट को क्या, किसे कहते हैं, क्या है, हम करंट कहते हैं, किसे करंट कहते हैं, धारा किसे कहते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ कंडक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर कॉल्ड कंडक्टर
करंट, कंडक्टर सॉरी कंडक्टर नहीं कहेंगे, करंट कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, डिनोट किससे करते हैं, आई से, ठीक है। और फार्मूला क्या देंगे, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसी को कभी कभी हम लोग क्या लेंगे, क्यू इज इक्वल टू आई टी बना देते हैं, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू आई टी। यहीं से हम लोग इसका यूनिट निकालने की बात करें कि इसका यूनिट क्या होता है, तो आई का यूनिट निकालने के लिए क्या निकालना है आपको, क्यू का यूनिट चाहिए। क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलाम, क्या है, कूलाम, यानी कूलाम को हम सी लिख सकते हैं, कूलाम ही लिखते हैं बेटा, शॉर्ट में सी लिख सकते हैं, और बड़े में हम लोग कूलाम लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है, समय, कूलाम, समय किस में जाएगा, सेकंड में, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बनना चाहिए था, कूलाम पर सेकंड, लेकिन कहीं नहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है, एम्पियर। इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, एम्पियर। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि करंट को डिस्कवर कराता किसने, सर एम्पियर ने। उस बेस पर रियल यूनिट क्या, कूलाम बनता, और कूलाम को ही क्या लिख दिया गया है, यूनिट पर, कूलाम को क्या लिख दिया गया है, कूलाम पर सेकंड को ही लिख दिया गया यूनिट एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर करंट जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कुछ ये बातें भी ध्यान से, जैसे कि 1 मिली एम्पियर की बात आई, 1 मिली का मतलब था 10⁻³ एम्पियर। जैसे कहीं कहा गया 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। ये करंट के और यूनिट्स है, अदर यूनिट कैसे, अदर यूनिट ऑफ करंट ऐसे लिखते हैं हम लोग, अदर यूनिट ऑफ करंट, अदर यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। दूसरी बात बेटा, इसी डिफाइन में अगर ये जोड़ना चाहो तो ये जोड़ के बता देना कि जो चार्ज फ्लो अगर ए से बी की तरफ हो रहा है तो करंट फ्लो किधर होगा, बी से, यानी अपोजिट होता है। करंट फ्लो क्या होता है, चार्ज फ्लो का अपोजिट होता है। तो ये बता सकते द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो अपोजिट द चार्ज फ्लो, यानी वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो आवेश प्रवाह के विपरीत होती है, ठीक है। वैद्युत धारा की दिशा आवेश प्रवाह के विपरीत होती है। इसी में लिखेंगे, जब ये लिखिए ना, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते से आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यूनिट भी यही लिखना, तो यही लिख दो। इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम पर सेकंड या एम्पियर होता है। और बताओ कि धारा की दिशा जो होती है आवेश प्रवाह के विपरीत होती है। बात समझ आ रही है, क्या लिख रहे हैं हम लोग, इंग्लिश में लिखेंगे तो पहले द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर हर कार इलेक्ट्रिक करंट, करंट को डिनोट किससे कर रहे हैं हम लोग, आई से, यूनिट क्या दे रहे हैं, एम्पियर, और द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज द अपोजिट ऑफ चार्ज फ्लो, ठीक है। बस मैं ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब ये अब काम खत्म हो गया, यहीं पर कभी कभी आपसे पूछते हैं 1 एम्पियर क्या होता है, नहीं डिफाइन दे रहा हूँ आपको, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड को 1 एम्पियर कह रहे हैं हम लोग। तो जैसे हमने कहा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर कहा गया कि अगर ऐसा हो जाए कि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या हो, 1 कूलम, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलम हो, तो उसमें बहने वाला जो करंट है क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। क्या लिखेंगे, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड द करंट आर कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या हो, 1 कूलम। ये होता नहीं बेटा, यदि ऐसा हो जाए, इसलिए 89 ऐसे लिखी जाती है, यदि, यदि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलम हो तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी, ठीक है। अब लिखेंगे 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड आर कॉल्ड 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर की डिफाइन आ गई। यहीं पर एक रिलेशन भी आ गया आपका कि एम्पियर, कूलम और सेकंड में क्या रिलेशन है, तो यही रिलेशन लिखेंगे, नोट करके इसको लिख सकते हो आप कि एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन में सेकंड। ये एम्पियर का रिलेशन आ गया, कूलम और सेकंड में रिलेशन आ गया, ठीक है।
बात क्लियर हो रही है? ये अब अदर यूनिट आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने इतनी बातें क्लियर करनी है। अब आ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या पढ़ते हैं हम लोग? ये इनफाइट है। यहाँ पर यूनिट चार्ज रखा है। कितना चार्ज रखा है? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज किसे कहते हैं? एक कूलाम का परीक्षण आवेश। कितना है? एक कूलाम का परीक्षण आवेश, यानी टेस्टिंग चार्ज है कितने? एक कूलाम का टेस्टिंग चार्ज है। उसको ये मान लो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे लाने में जो कार्य किया जाता है, जो वर्क डन होता है, जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। अनंत पर रखे एक कूलाम के परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, अनंत पर रखे एक कूलाम के परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अनंत पर रखे एक कूलाम के परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड। यहाँ तो नॉर्मली डिफाइन कैसे करते हैं? अब देखो ये मेरा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to bearing the unit positive charge from the infinity to the that point are called electric potential. Electric potential are denoted by V। ठीक है, और ये क्या बनेगा? W अपॉन में Q। ये इसका फार्मूला है, और यहीं पर इसका यूनिट बना देंगे हम लोग। इसका यूनिट पूछा जाए, इसका मात्रक क्या होता है, तो W का मात्रक क्या होता है? वर्क है, वर्क का यूनिट क्या? जूल। और Q का क्या होता है? कूलम। तो यहाँ पर आपके पास बन गया कि यूनिट ऑफ वोल्ट। वोल्ट क्या? पोटेंशियल लिखे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखे, ऐसे बड़ा सा लिखे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है बेटा। यानी वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का जो मात्रक है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, हमारे घर में जो लाइन आ रही है उसका वोल्टेज कितना बताया गया? 250, मैक्सिमम 220, 220 या 250 होता है, ऐसा बता दिया गया। ये किसका है? उसका आ गया था घर की लाइन। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? जो एसी करंट है उसका पोटेंशियल कितना? 220 वोल्ट बताया गया है, और फ्रिक्वेंसी कितनी बताई गई? 50 हर्ट्ज। अगर एमसीक्यू में कभी आ जाए तो उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग जब ये काम हो जाए बेटा, तो हम लोग पढ़ेंगे ओम्स का नियम। क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम। ओम का नियम क्या कह रहा है? ओम्स लॉ क्या कह रहा है आपसे? ओम्स लॉ क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, में कोई परिवर्तन ना हो, क्या बताना चाह रहे हैं? इफ फिजिकल स्टेज ऑफ कंडक्टर आर नॉट चेंज, यानी कोई कंडक्टर्स है उसके फिजिकल स्टेज चेंज नहीं करनी। सपोज करो ये मेरा मानकर एक कंडक्टर्स है, अगर इसको हम स्ट्रेच कर देंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ये फिजिकल स्टेज चेंज हो गई। अगर बड़ा होता है, इसको बेंड कर देते तो इसकी ब्रेथ मोटी हो जाती, डायमीटर इंक्रीज हो जाता, एरिया इंक्रीज हो जाता, इसका मतलब उसकी फिजिकल स्टेज क्या है? यही चेंज हो गया। लेंथ ब्रेथ को इंक्रीज कर देना, टेम्परेचर इंक्रीज कर, यही फिजिकल स्टेज है। तो फिजिकल स्टेज कह रहे हैं चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, बस यही लाइन ध्यान रखनी है। इफ फिजिकल स्टेज ऑफ कंडक्टर आर नॉट चेंज, सो क्या होने वाला है? जो वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? करंट के। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये क्या? करंट है। पोटेंशियल में किससे लिखा गया? V से, और करंट को किससे? I से। ठीक है, क्या लिखा है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जो विभवांतर है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। तो यहाँ पर ये लिख दिया है, जब ये सिंबल हटेगा बेटा तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगेगा। इन्होंने ओम्स में क्या लगाया? आर लगाया बेटा।
आर आई कर दिया, तो आर इक्वल टू क्या बन गया, वी अपॉन आई, जहां आर क्या है, वेयर आर इज ए कांस्टेंट, ठीक है, यह रेजिस्टेंस ऑफ वायर है कांस्टेंट, जिसे रेजिस्टेंस ऑफ वायर कहते हैं, जहां आर क्या है, एक नियतांक है, जिसे तार का प्रतिरोध, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपको यूनिट निकालनी है इसकी, यूनिट ऑफ कैपिटल आर, यानी आर का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक चाहिए, तो क्या करेंगे, आपको किसका यूनिट चाहिए, वोल्ट, वी का, वी का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और करंट का क्या होता है, एम्पियर, तो यूनिट क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, इसी को क्या लिखा गया, ओम, ओम लिख दिया गया, ओम का सिंबल बना दिया गया, इस टाइप का ओम का सिंबल बन जाता है, ये आ गया रेजिस्टेंस का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर और ओम, ओम क्यों लिखा गया, डिस्कवर बाय ओम, तो रियल यूनिट ये वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन उसको लिखा गया ओम लिखा गया, ऐसे ही आपको बताया गया कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम ही लिखेंगे आप, ठीक है, अगर ऑप्शन में ये है तो ऑप्शन में भी लिख सकते हैं। यहीं पर एक रिलेशन मिल गया आपको, क्या रिलेशन मिल गया, कि वोल्ट एम्पियर और ओम में संबंध, ओम में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन किससे किससे, वोल्ट एम्पियर एंड रेजिस्टेंस, तो यही है बेटा, यही है इस क्वेश्चन का आंसर, यही है, क्या है, वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू ओम, ये रिलेशन बन जाएगा आपका, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अभी क्या चलेगा, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, कारक यानी फैक्टर, फैक्टर वो पता करने जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, वो खत्म हो गया बेटा, यहाँ से आपकी न्यू डिफाइन चालू हो रही है, ये आपकी एक न्यू डिफाइन चालू होने जा रही है कि कौन कौन सी बातें हैं जो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डालती हैं, यानी फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस पता करने जा रहे हैं, जो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पे अपना इफेक्ट डालते हैं, जैसे हम लोगों ने पहली डाली लंबाई पर, ऐसे लिख सकते हैं, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ऐसे लिख के ये लिखना है कि आर समानुपाती किसके, एल के, यानी चालक तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, ये पहला फैक्टर मिल रहा है आपको, कि अगर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, समझ रहे ना, जैसे जिस रेशियो में लेंथ बढ़ाओ उसी रेशियो में, अगर कल को एक एमसीक्यू मिल जाए कि किसी वायर का लेंथ हम ट्वाइस करते हैं, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो भी ट्वाइस हो जाएगा, लेंथ को हम 4 टाइम करने रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं जिस रेशियो में आप इंक्रीज करो उसी रेशियो में बढ़ जाएंगे, यानी चालक दर का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती होते हैं, पहला आ गया। दूसरा है चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, काट के क्षेत्रफल पर, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है, समानुपाती, ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए एरिया है यानी क्षेत्रफल है, लेकिन उसको पढ़ा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, रटिए मत, समझिए कि चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, तो बेटा हम इसे इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड कहते हैं, और कंबाइन कर देते हैं, किसको, समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करने पर, यानी संयुक्त करने पर, जब इन्हें कंबाइन करते हैं, संयुक्त करते हैं बेटा, संयुक्त करने पर, तो यहाँ पर आर प्रोपोर्शनल क्या था, एल अपॉन ए, तो जब प्रोपोर्शनल हटेगा कभी भी तो कोई कांस्टेंट लगेगा, इधर रो लगाए बेटा, रो एल अपॉन ए, ये आ गया एक फार्मूला, जहाँ रो क्या है, विशेष प्रतिरोध है,
रो क्या है, एक नियतांक है जिसे तार का विशिष्ट रेजिस्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। वेयर रो इज ए कांस्टेंट, रो इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। ठीक है, रो एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बेटा हम लोग इस टाइम में इसको बता देंगे। अब यहाँ पर कभी भी पूछते हैं कि कहते किसे है विशिष्ट प्रतिरोध, डिफाइन बताओ, तो यहाँ पर हम लोग इसकी डिफाइन सीख लेंगे बेटा। जब आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है या रेजिस्टिविटी ऑफ वायर क्या है, तो आपको उसमें ध्यान क्या रखना है कि क्या आपको कैसे डिनोट करना है। आपको डायरेक्ट ये फार्मूला दिखाना, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसे बताना है कि यदि ऐसा हो जाए, एल को कितना मान ले 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान ले 1 मीटर स्क्वायर, यानी तार की लंबाई 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो आर किसके बराबर आ गया, रो के। पहले किसको पढ़ो, इसको, फिर इसको। ये क्या रो क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध। तो किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। कब, जबकि उसकी लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो, एकांक मतलब एक एक हो। तो ये बता रहे हैं किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होता है, जबकि तार की लंबाई जो है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो। बस में आ रही है, तो ये बात क्लियर हो गई। ये से ये रिलेट किया गया और ये हो गया। तो किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध, पहले इसको पढ़ना, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध डिफाइन इसी बता रहे ना, तो किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर यूनिट। बस में यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब इसका रो का यूनिट क्या है, इस रो का मात्रक यानी यूनिट क्या होता है, तो रो का मात्रक क्या होता है बेटा, तो आपको बनाना पड़ेगा ये फार्मूला, या डायरेक्ट लिख दीजिए आप ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर इसका यूनिट होता है बेटा। तो रेजिस्टिविटी वायर भी आपकी कंप्लीट हुई। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप समय समय पे स्क्वीज करते रहें। अगर आप स्क्वीज नहीं करेंगे तो मुझे कैसे मालूम हो मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, बेटा प्रतिरोधों का संयोजन, तो प्रतिरोधक संयोजन मतलब कैसे कैसे रेजिस्टेंस को ऐड करा जा सकता है। रेजिस्टेंस को ऐड करने के दो तरीके बेटा, एक सीरीज में एक पैरेलल में। तो हम लोग पहले सीरीज पढ़ेंगे फिर पैरेलल पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े जाने से क्या लिखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ क्या करना है, एक रेजिस्टेंस ये आपका है, सपोज करिए इसका ये फर्स्ट इंड है और ये कौन सा इंड है, सेकंड। इस सेकंड वाले से एक नया वार ऐड होगा और इसके सेकंड इंड से एक नया वार ऐड हो गया, तो ये हो गया थर्ड वार। तो ये 3 रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, लेट करा गया या माना गया 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 किस क्रम में जुड़े हुए, तो हम लोग की हेडिंग कौन सी होगी, श्रेणी क्रम, इन सीरीज। लेट क्या कहा, 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। माना 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 3 प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आप नाम देखना है, फिगर में जो दिख रहा है वही लिखिए। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एंड करंट I and same current I passes through it. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस आर V1 V2 एंड V3। ठीक है, और यहाँ पर आके बताएंगे आप कि रिजल्टेंट पोटेंशियल V है। ठीक है, और यहाँ से करंट शो कर देंगे, इसमें आई करंट गया बेटा, करंट ये पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव एंड बैठी है, इसमें फिगर बना दिया। क्या माना हमने, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 किस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनमें एक समान धारा आई प्रवाहित है, इसका भी करंट आई है, इसका भी करंट आई, इसका भी करंट आई। कई बार होता ना करंट इसका नहीं मालूम उनको, तो जो करंट इसमें है मतलब वही करंट इसमें, वही करंट। हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक समान धारा आई प्रवाहित हो रही है और इनके सिरों के विभवांतर V1 V2 V3 है तथा परिणामी विभव क्या V है। बस कुछ नहीं करना, ओम्स लॉ लिखना है, बाई ओम्स लॉ, ओम के नियमानुसार, यानी क्या लिख दिया, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बता गया आपको कि V इज इक्वल टू आई आर। तो जब पहला वायर लेंगे तो V की जगह क्या लिखेंगे, V1 और उसका R कितना था, R1। जब दूसरा वायर लेंगे तो उसका V2 आएगा, I ऐसे रहेगा, R के क्या R2 हो जाएगा। जब तीसरा लेंगे बेटा हम लोग तो यहाँ I और ये R3 हो जाएगा, फिर इसे कंबाइन कर देंगे। ठीक है, रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो हम लोग यहाँ निकालें परिणामी
विभव, रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या बना आपके पास, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V। तो V ऐसे रखना, V1 की वैल्यू क्या थी IR1, V2 की वैल्यू क्या है IR2, इसकी क्या है बेटा IR3। तीनों से I कॉमन ले लिया, अंदर क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, इस I को इसके अपॉन में भेज दिया गया, I को इसके अपॉन में कर दिया गया, ठीक है। I को इसके अपॉन में ले आए तो V अपॉन I क्या होता है R होता है, तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। बहुत ही छोटा सा काम है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई काम करना है। एक छोटी सी लैंग्वेज थी, क्या लिखा लैंग्वेज में हम लोग ने लेड किया है 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज and same current passes through it. The potential of resistance are V1, V2 and V3 and resultant potential is V। इतनी बात लिखनी है, बस में आ रही है। क्यों बेटा, क्या लिखा हम लोग ने, माना है तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनमें एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है, इनके सिरों के विभवांतर V1 V2 V3 है और परिणामी विभव कितना V है। बाकी ओम्स लॉ का ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू I है। जब उसने पहला लिया तो V की जगह V1 करा, आगे R1, जब दूसरा लेंगे तो V2 यहाँ R2 यहाँ V3 यहाँ R3, लेकिन करंट तो सेम जा रहा था ना, तो करंट तो सेम ही करना है, तो इस लेकर रिजल्टेंट निकालेंगे, बस में आ रही होगी। अब हम दूसरा क्रम पढ़ेंगे, इसका कौन सा, समांतर क्रम, समांतर क्रम। यहाँ पर भी 3 रेजिस्टेंस हो गए, पहला रेजिस्टेंस है, ये कौन सा आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये आपका है बेटा तीसरा रेजिस्टेंस। लेट करेंगे 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैसे जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं। यही मान लो कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका एक समान विभव भी है, उसमें करंट सेम था, इसका पोटेंशियल सेम है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 I2 और I3 हो रहा है, और यहाँ से रिजल्टेंट करंट I है बेटा, ठीक है। ऐसे आगे ये फिगर कंप्लीट हो गया, यहाँ से करंट गया अपना पॉजिटिव, बस नहीं। क्या माना, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 किस क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका एक समान विभव V है तथा इनमें बहने वाली धारा I1 I2 I3 है, और प्रणामी धारा कितनी I। लैंग्वेज फिनिश हो गई, लैंग्वेज फिनिश हो, ठीक है। दूसरे शब्दों में से क्या लिखेंगे हम, रिलेट करेंगे 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, देयर पोटेंशियल आर same potential है, B ऐसे लिख दो, and current passes through I1 I2 I3 and resultant current is I। फिर बाई ओम्स लॉ लगा दो, फिर बाई ओम्स लॉ, ओम के नियमानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बता गया, ओम्स लॉ रियल एक आ गया, लेकिन इसका करंट हमें निकालना, करंट के फॉर्म में निकालना चाहे तो हम लोग ऐसे निकालेंगे बेटा, I इज इक्वल टू V अपॉन R के फॉर्म में। तो पहले करंट कितना I1 है, तो उसका रेजिस्टेंस R1, पोटेंशियल सबका सेम चलेगा। दूसरे का I2 आएगा तो V अपॉन क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तीसरे का I3 आएगा तो V अपॉन क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। अब रिजल्टेंट करंट यानी परिणामी धारा, परिणामी धारा I इज इक्वल टू रिजल्टेंट करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो रिजल्टेंट करंट I की जो वैल्यू I1 की वैल्यू कितनी आई बड़ा V अपॉन R1, और यहाँ ये V अपॉन R2, और यहाँ भी V अपॉन R3, तीनों से V क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसी को हम लोग कहाँ में देंगे, इक्वल के इस तरफ V को कहाँ में देंगे, दिख नहीं रहा होगा आपको है ना, पीछे वालों को दिख नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं, तो इस I के अपॉन में क्या कर दिया हमने V कर दिया, तो यहाँ का बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अगर नहीं दिखता तो बेटा बताना चाहिए ना आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इस टाइप में बिहेव कर रहा हूँ, मुझे समझ में आया कि आपको दिख नहीं रहा है, तो अब बता देते सर मुझे नहीं दिख रहा है, मैं आपको ओपन कर देंगे सर। तो I अपॉन V को हम लोग क्या कहेंगे बेटा,
आई अपॉन वी को 1/r करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, ये भी खत्म हो गया बेटा। ठीक है, अब अपने पास एक अगला जो आ रहा है बायोसेवेट ला रहा है। कौन सा ला रहा है? बायोसेवेट ला। जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ी कोई चीज आने जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा सा नियम होगा बायोसेवेट का नियम, कोई छोटी मोटी बात होगी, कोई ऐसी बात ही नहीं बेटा। ठीक है, ये क्या है? बायोसेवेट ला है, बायोसेवेट ला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक ये चालक तार यानी कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ कितनी इनफाइनाइट है। यहीं से मानना शुरू करेंगे, फिगर में लिखा नहीं जाता, आपको समझाने के लिए ध्यान रखिए। यहीं से लिखेंगे माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है। ठीक है, क्या लेट करा कंडक्टिंग वायर इट्स लेंथ इज फाइनाइट, इनफाइनाइट। अनंत किसे कहते हैं? इनफाइनाइट को कहते हैं ना। तो यही लेंथ लेट करेंगे कंडक्टिंग वायर इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट एंड करंट आई पासेस थ्रू, जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। इसका एक छोटा सा भाग पी क्यू है जिसकी लंबाई कितनी बड़ा डेल्टा एल है। पी क्यू के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर क्या है? एक बिंदु पी है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। यदि चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण कितना थीटा होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्या क्या माना उन्होंने? यहाँ माना होगा, माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हुई। चालक तार का एक छोटा सा भाग कौन सा? पी क्यू है जिसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। ठीक है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी ज्ञात करनी। यदि चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। बस में आ रही है। क्या लेट करा था? A conducting wire its length is infinite and I ampere current passes through it। ठीक है, और बताया गया a small segment of conducting wire is PQ, एक छोटा सा भाग है, सेगमेंट कहते हैं उसको, स्मॉल सेगमेंट ऑफ कंडक्टिंग वायर इज PQ, its length is delta L। ठीक है, a point P where we find intensity of electric magnetic field। ठीक है, और बताएंगे distance between O and P is small r, angle between conducting wire and magnetic field is theta। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें कुछ बताई गई बेटा। आपको क्या बताई गई, कौन कौन सी बातों पर निर्भर कर रहा है, इनको वर्ड में लिखना सीख लो बेटा। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और आई क्या? धारा है। तो इसको लिखो क्या? ये समानुपाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसमें बहने वाली धारा की क्या होती है? समानुपाती होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दो। ये क्या इंटेंसिटी है? ये चुंबकीय क्षेत्र कह दो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट आई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। फिर लिखेंगे चुंबकीय को, ये पहली बात ये मानी थी, दूसरी बात क्या मानी? ये मानी। तो लिखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी चालक तार के छोटे से भाग डेल्टा एल के समानुपाती होती है। यानी इंडस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल सेगमेंट ऑफ लेंथ। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी चालक तार के छोटे से भाग डेल्टा एल के समानुपाती होगी। अब तीसरी बात ये आएगी आर की, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी कितनी आर है उसके वर्ग के व्युत्क्रम हो गई, 1/1 में आ गई, रेसिप्रोकल हो गई है। तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो बनने आ रहा है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल ऑफ साइन थीटा। एंगल ऑफ साइन कह दो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा कह दो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती। हिंदी में यही लिखते हैं। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो पहले लिखा जाएगा तब ये उतरेगा बेटा। जो हमने बोला वो यहाँ लिखा जाएगा, फिर ये यहाँ लिखा, यहाँ ये यहाँ लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। वर्ड में लिखे, फिर ये शो कर रही है, ये नंबरिंग हो गई आपकी। फिर आप ये लिखो सेकंड नंबर पे, क्या लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालकता के छोटे से भाग डेल्टा एल के समानुपाती होती है। फिर इसे सेकंड नंबर डाल देंगे। फिर क्या लिखेंगे थर्ड नंबर में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी के वर्ग के विकलनुपाती। नंबर 3, चौथे क्या बन गई बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती हो गई। ऐसे बन के फिर चारों कंबाइन कर दो। क्या करो? कंबाइन करने जा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थर्ड। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को संयुक्त करने पर
यानी कंबाइन करने पर बेटा है ना, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। कंबाइन का मतलब क्या होता है, इनको मिला के लिखना होता है। जो ऐसे ही बार बार है तो इसको एक बार लिखना है, और सिंबल्स जो हैं जो सिमिलर है उनको एक ही बार लिखा जाता है फार्मूले में। तो ऐसे बन जाएगा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। जब ये सिंबल हटता है तो कांस्टेंट हमेशा लगता है, कभी किसी ने के लगाया, किसी ने म्यू लगवाया, किसी ने आर लगवाया, लेकिन बायो सेवन ने क्या लगाया, म्यू नॉट अपन 4 पाई लगाया था। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑन 4 पाई लगाया, और यहाँ पर आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर ऐसे रहा। ये प्रूव हो गया बेटा आपका। यूनिट लिख देना इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये बता देना कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7। तो बी आपका निकल आएगा 10 की पावर -7, बाकी यही उतर जाएगा। ठीक है, क्या उतर जाएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। कुल मिला के इसकी वैल्यू अपने लिख दी कितनी बेटा 10 की पावर -7, और ये आपका कंप्लीट हो गया। बात सुना रही है, जितना मैं समझा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा समझाने की, आप भी अच्छे से अच्छा समझने की कोशिश करिए बेटा, क्यों टाइम नहीं है अपने पास। तो बेटा ये है किलोवाट घंटा और जूल का क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाए 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट घंटा। तो इसको हम लोग दो पार्ट बना देंगे, ये 1 किलोवाट को अलग कर लेंगे बेटा, इनटू में 1 आवर को अलग कर देंगे। और आपने कहीं पढ़ा होगा कि 1 किलो का मतलब होता है 1000 वॉट, ठीक है। और 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट होता है या 3600 सेकेंड। अब हम बताइए हम ये लिखे कि ये लिखे, हमें बनाना यही है बेटा। डायरेक्ट लिख दूं 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, ठीक है। कितना बन गया 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। तो ये बन जाएगा बेटा आपका 36, और जीरो कितने 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, इतना आ गया वॉट सेकेंड, ठीक है। और इसी को पावर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो 3.6 कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाए, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 10 की पावर 6 वाट सेकंड ही जूल है बेटा। वाट सेकंड को क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। तो ये बन गया आपका 1 किलो वाट आवर। साथ में एक छोटी डिफाइन आपको दे गया, एक छोटा सी नॉलेज दे गया कि वाट सेकंड किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, वाट सेकंड किस भौतिक राशि मात्रा। तो वाट सेकंड किसका मतलब है, जूल। जूल मतलब वर्क का, एनर्जी का यूनिट है। वाट सेकंड एनर्जी का मतलब है, कार्य का मतलब है, ऐसे लिख देंगे आपका। ये भी काम खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब आ रही विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या लिखा, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को, में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। क्या है, तो आपको पता करना है कि कितना वर्क डन करा, कितने चार्ज के थ्रू जितना वर्क डन होता है उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या, वर्क डन बाय द चार्जिंग। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते चार्जर लगाए, चार्ज ही करने पर मोबाइल ने क्या करा, बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ा, जो वर्क है उसमें एनर्जी फॉर्म स्टोर हो गया है। तो यहाँ पे जैसे चालक को आवेशित करने में जो वर्क हुआ, यानी चार्ज करने में जो वर्क डन होता है वही उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाती है। यानी किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, लिखा क्या उस पर मतलब ध्यान दें। वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, इसे किससे नोट करा गया, डब्ल्यू से, और उसका यूनिट क्या दिया गया, जूल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने फिर रिलेट कर लिया थोड़ा सा कि ये कोई कंडक्टर है का, ये कोई चालक तार है जिसके सिरों का विभवांतर भी है, और उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या है, क्यू है। माना किसी चालक के सिरों का विभवांतर भी है और उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा क्यू है। फिगर है नहीं, फिगर है नहीं, फिगर
तो बेटा ये हो गया अपने पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज V एंड चार्ज फ्लो इज Q। सो वर्क इज, कार्य बनाएंगे हम लोग, ठीक है। कार्य, वैद्युत कार्य जो बनेगा वो बनेगा विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल को क्या लिखते हैं बेटा V और चार्ज को Q और वर्क को W, ये बन गया। अब इन्होंने क्या बताया कि हम पढ़ के आए हैं Q की वैल्यू कितनी होती है IT, तो यहाँ Q की वैल्यू क्या रख देंगे IT, तो W इज इक्वल टू बन जाएगा VIT। यानी यहाँ पर एक हेडिंग पड़ सकती है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किन फॉर्म में गई, वैद्युत ऊर्जा किन पदों में, वैद्युत ऊर्जा विभवांतर V धारा I और समय T के पदों में। ऐसे वैद्युत ऊर्जा विभवांतर V धारा I और समय T के पदों में, याद रखना है आपको जो मैं बोल रहा हूँ इस पे, ठीक है। टाइम कम है और दिखाना बहुत ज्यादा, मुझे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है उसके लिए। फिर दोबारा क्या करेंगे आप लोग, सेकंड टाइम क्या करेंगे, सेकंड टाइम में हम लोग इसी को नोट कर लेंगे। W इज इक्वल टू, यहाँ हेडिंग को डालनी है, उसके बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ। W इज इक्वल टू VIT और V की ओम्स लॉ ने हमें बताया V इज इक्वल टू क्या था IR, तो W इज इक्वल टू V या क्या रखते हैं IR इंटू IT, तो W इज इक्वल टू क्या बन गया I स्क्वायर RT। अब यहाँ क्या हो गया, वैद्युत ऊर्जा किन पदों में आ गई, तो वैद्युत ऊर्जा धारा I प्रतिरोध R समय T के पदों, ऐसे लिखना आपको यहाँ पर, क्या लिखना है, वैद्युत ऊर्जा धारा I प्रतिरोध R और समय T के पदों में, और समय T के पदों में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ करंट I, रेजिस्टेंस R एंड टाइम T। यही यहाँ पे लिखना था आपको कि वैद्युत ऊर्जा W, विभव V, धारा I और समय T के पदों में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो थी किन फॉर्म में थी, पोटेंशियल, करंट एंड टाइम। अब ऐसे तीसरा पार्ट जब इसका बनाएंगे बेटा हम लोग, तो यहाँ भी लिखना है, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, समझ के करना चाह रहे हैं हम लोग। यहाँ I स्क्वायर RT है और यही ओम्स लॉ से हमने पढ़ा कि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो ये लोग यहाँ W इज इक्वल टू जो करेंगे बेटा, तो V अपॉन R का होल स्क्वायर और RT रहेगा, तो W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इनटू RT, तो W क्या बन गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी किन फॉर्म में आ गई, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म आ गई विभव विभवांतर V प्रतिरोध R समय T के मतलब, जैसे यहाँ लिखा ना वैद्युत ऊर्जा, तो यहाँ भी लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा V W विभवांतर V प्रतिरोध R समय T के पदों में इलेक्ट्रिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल V, रेजिस्टेंस R एंड टाइम T, ठीक है। इसी लॉ को बेटा जूल लॉ लिखा जाता है। जब आपसे बेटा जूल का नियम पूछा जाए, यानी जूल का नियम, ये खत्म हो गया बेटा, जूल का नियम यानी जूल्स लॉ क्या है। जूल्स लॉ जब पूछा जाए, जूल्स लॉ में W जो है धारा के वर्ग के क्या है समानुपाती होगी, जबकि R व T क्या हो नियत हो। एक बार वैद्युत ऊर्जा W प्रतिरोध R के समानुपाती है, जबकि I व T नियत हो, और एक बार वैद्युत ऊर्जा समय T के समानुपाती होती है, जबकि I व R नियत हो। जो बोल रहा हूँ इसे लिखना पड़ेगा आपको, ये तो ऐसे नोट करता, लेकिन ऊपर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी ना बेटा आपको। यही जूल्स लॉ है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट इफ रेजिस्टेंस एंड टाइम आर कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक energy directly proportional resistance of wire if current and time are constant, if electric energy directly proportional to time if current and resistance are constant। इस टाइम में जूल्स लॉ होता है। बस सुना रही है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ ये बातें ध्यान रखनी, जैसे कि बल्ब में, वैद्युत बल्ब के विषय में बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या क्या बातें होती हैं। वैद्युत बल्ब में मेन क्या है, वैद्युत बल्ब में पूछा गया कि उसका जो है फिलामेंट, यानी जो फिलामेंट है वो किस मेटल का बना होता है। फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस मेटल का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है, इसके सबसे बारीक तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बारीक तार इसके बनते हैं। और इसका गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ये पहला क्वेश्चन आया, ठीक है। फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है, तापक तार है, वो फिलामेंट किस धातु का बनाया जाता है, तो फिलामेंट बनाया गया टंगस्टन का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसका बारीक तार, सबसे बारीक तार बनाए जाते हैं, इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ये पहली बात हो जाएगी। दूसरी बात बेटा आएगी
कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। गैस के विषय में पूछा कौन सी गैस भरी होती है, तो बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस का मिक्सचर भरा जाता है, इनका मिश्रण भरा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अक्रिय होती है। ये अक्रिय मतलब इनर्ट होती है बेटा, ये क्या होती है? इनर्ट होती हैं। और क्या करती हैं? जो फिलामेंट है उससे रिएक्ट नहीं करती और उसकी लाइफ को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है। तीसरी बात आती है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर वर्क करता है, यानी किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो वहां पर बताया गया वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक बेटा, ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य कर रहा है। ठीक है, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट इस लॉ पर निर्भर कर रहा है। तो ये बल्ब में आ गया बेटा। तो बल्ब जब खत्म हो जाएगा, बल्ब की बातें हो गई। बल्ब में एक बात ये भी होती है बेटा कि जैसे किसी बल्ब पर लिखा है 100 वॉट 220 वोल्ट, ठीक है, इसमें कितना करंट आएगा, तो ये वॉट में जो होती है पावर होती है, पावर है 100 वॉट। और ये जो वोल्ट होता है बेटा ये वी होता है, वी इक्वल टू आता है 220 वोल्ट। अब आपसे अगर पूछा जाए करंट, या तो करंट पूछेगा या तो आपसे रजिस्टेंस, दो बातें पूछ सकता, करंट और, या तो करंट पूछेगा या आपसे क्या पूछेगा, रजिस्टेंस पूछेगा, कहेगा आर फाइंड करो। या तो करंट पूछ रहा है या रजिस्टेंस, तो आपने लगा दिया P इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई आई। तो पावर कितनी 100 है और पोटेंशियल कितना है 220। करंट मालूम नहीं बेटा, तो करंट जब आएगा तो 100 अपॉन में 220 आ जाएगा। ठीक है, इसका जीरो कैसे, 2 5 10, 2 से कट गया 11 टाइम, तो 5/11 एम्पियर करंट आ गया था। ठीक है। अब अगर इसी बात में रेजिस्टेंस पूछा गया होता है तो आप यही कर देते हैं V इज इक्वल टू आई आर। वी कितना है बेटा 220 है, आई कितना है 5/11, आर मालूम नहीं है तो 11 कहाँ जाएगा इंटू में, 220 इंटू 11 अपॉन में 5 इज इक्वल टू आर। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 11 4 जा 40 आ गया। ठीक है। यही पर बेटा अपने पास आ रहा है हीटर। तो हीटर का जो एलिमेंट है वो किस मेटल का बना है, नाइक्रोम का। ठीक है। प्रेस का एलिमेंट किस मेटल का बना है, वो भी किसका बना है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, यानी मिक्सचर मेटल है। और इसमें क्या होता है, इसका बेटा जो होता है गलनांक उच्च होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये हीटर का आ गया, ये बल्ब का हो गया। अगर पूछ ले बल्ब क्या है, तो बल्ब एक डिवाइस है यानी यंत्र है। बल्ब क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो बल्ब का एक छोटा वैद्युत ऊर्जा को क्या बना दिया उसने, प्रकाश ऊर्जा में, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब ये डिवाइस इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी। यानी वैद्युत बल्ब एक यंत्र है, युक्ति है, जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे हीटर क्या करता है, हीटर भी एक डिवाइस है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रेस भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना अपने पास कि ऐसा लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितना क्या होगा। ठीक है, बाकी सारी समझ में आ रही है। तो बेटा इस फिगर में क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 वोल्ट बैटरी। इसमें पूछा जा रहा कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। अब आपको क्या देखना क्या था, आपको ये देखना था कि आपको पहचान देना कि सीरीज कौन है, पैरेलल कौन है। सीरीज कौन है, में हम लोग समझ चुके हैं क्या क्या करना है। एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, दूसरा 2 ओम, तीसरा भी 2 ओम। और इनको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो मेरे कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आप सवाल करेंगे वैल्यू तो हमें चाहिए, वैल्यू को भूल जाइए। आप तरीके पे चलिए, अभी किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं और क्या सोल्यूशन करना पड़ता है। कब हमें सीरीज, जब एक लाइन में जुड़े होते हैं बेटा सीरीज होता है, और जो सामने आ जाए वो पैरेलल हो जाता है। मतलब एक के नीचे एक आ जाए, तो आप यहाँ पर 2 ओम जो है ये दोनों सीरीज में बेटा, तो यहाँ लिख सकते हो 2 ओम 2 ओम आर इन सीरीज, दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, 2 ओम 2 ओम
फिर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, कौन श्रेणी क्रम में, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R ऐसे R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 2, कितना आ गया 4। अब ये 4 और ये 2, अब आपका फिगर माइंड में ऐसे बन चुका होगा, ये 4 है और नीचे वाला कितना बेटा 2 है, ये 4 ओम ये 2 ओम। अभी किस पर कौन से समांतर, एक के नीचे एक आगे बैठा रहा है, तो यहाँ लिखोगे 4 ओम, 2 ओम, समांतर क्रम में है, R इन पैरेलल में। अब पैरेलल का फार्मूला क्या था, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r ऐसे रहता है, r1 की वैल्यू 1/4, r2 की वैल्यू 1/2, 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ कितना आ गया 3/4। ये r इक्वल टू निकालेंगे तो 4/3 ओम आ गया ऐसे, ठीक है। अब आपको फार्मूला कौन सा अप्लाई करना होता है, v इज इक्वल टू IR, दिखेगा बेटा आपको, तो बेटा ये बन गया v इज इक्वल टू IR। v की वैल्यू 10 थी, i मालूम नहीं है, r की वैल्यू निकाल ली है 3/4, 4 का 2 जा 4 10 जा 40 अपॉन में 3 इक्वल टू I, यानी करंट निकल आया 40 अपॉन में 3 एम्पियर। बस में आ रही है क्वेश्चन, तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन क्या देने जा रहा हूँ आपको, एक नया क्वेश्चन समझाने चल रहा हूँ, मैंने वो रब कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास नया क्वेश्चन ये है 2 ओम 3 ओम 6 ओम, एक है 3 ओम 6 ओम, एक 1 ओम, और जो बैटरी लगी है वो 10 वोल्ट है। ऐसे क्या पूछे, करंट पूछेगा, कहेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट पास हो रहा है ये पूछ रहा है। तो ये तीनों किस क्रम संयोजन में, इनका कॉम्बिनेशन कौन सा है ये पहचानना। कई बताया था आपको, क्या बताया था कि जब इस टाइम में लगे हो तो उसको क्या सीरीज कहते हैं, कि पहले सीरीज एक पहले, क्यों बता पहले है, ठीक कह रहे हैं। कौन पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, तो ऐसे लिखोगे 2 ओम 3 ओम और 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में, नहीं पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, इसमें पैरेलल में। पैरेलल का फार्मूला क्या था, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। अब आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए R1 R2 और R3, ये आपका R1 R2 R3, तो मैंने लिख रखा है ये R1 है, ये R2 और ये क्या R3 है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसका एलसीएम कितना आने वाला बेटा 6, 2 का डिवाइड 6 में 2 3 जा 3 का डिवाइड 6 में 3 2 जा 6 और 6 का डिवाइड 6 में 6 1 जा 6, ये एलसीएम के थ्रू आ गया। तो आपका ऊपर कितना आ गया बेटा 6 और नीचे भी कितना 6, और जब R निकालेंगे तो ये वाला 6 कहाँ चला जाए ऊपर और ये वाला 6 कहाँ जाए नीचे, समझ रहे हैं, ये 6 कहाँ गया ऊपर और ये वाला 6 कहाँ गया नीचे, तो 6/6 यानी 1 ओम आ गया। अब आंसर ये आपका क्या बन गया 1 ओम। अभी ये दोनों किस सीरीज में है, सीरीज में कि पैरेलल में, इनका कॉम्बिनेशन कौन सा चला, सेम ऐसे ही तो बेटा एक बीच का कम हो गया, तो यहाँ पर भी आप ऐसे लिख दोगे 3 ओम 6 ओम किस क्रम में है, तो फिर समांतर क्रम में है। और इसका फार्मूला फिर यही चलेगा, आपकी दो है बेटा, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 तक चलेगा, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/3 प्लस 1/6, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 6, 3 का डिवाइड 6 में 3 2 जा 6, कितना आ गया एलसीएम इसका 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, कितना आ गया 3/6। ये किसकी वैल्यू होगी 1/r की। जब r इक्वल टू निकालेंगे तो 6 कहाँ जाए ऊपर और 3 कहाँ जाए नीचे, हम रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ 6/3 कितना आ गया 2 ओम। इतनी बात क्लियर हुई, ये समझ में आ रहा है। अब अपने माइंड में फिगर बनाइए, फिगर क्या बन चुका आपका, ये पहला वाला जो आपने ऐड करा ये कितना है तो 1 ओम, देखिएगा ये 1 ओम, और यहीं पर दूसरा आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 2 ओम, और एक आपके पास बेटा ये लगा है कि बैटरी जाना। अगर इन्हें हम तोड़ दें और ऐसे स्ट्रेच कर दें तो ये तीनों कुछ ऐसे दिखने लगेंगे, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, ये 1 ओम ये 2 ओम
और ये क्या 3 सॉरी 1 ओम, ये किस में आ गए, फिर सीरीज में आ गए। तो बेटा कुछ बच्चों को पीछे दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कि 1 ओम कामा 2 ओम कामा 1 ओम किसमें है, इन सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। ये रीजन जो बताना किस क्रम में है, कौन से ऑर्डर में है, श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है, किसमें है। तो इसका फार्मूला क्या था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इज इक्वल टू क्या गया, R1 कितना है 1 ओम, R2 कितना है 2 ओम, ये कितना 1 ओम, यानी फाइनल कितना गया 4 ओम। अब आप क्या करो, V इज इक्वल टू I R, ठीक है। तो V जो है आपका, V है वो कितना 10 वोल्ट है। I फाइंड आउट करना है, R प्लस 4 ओम आ गया फाइनल। अब I इक्वल टू निकालेंगे तो 10 1 में 4, यानी 4 टू 8 एम्पियर का करंट आ गया। क्वेश्चन में ध्यान करिए, क्वेश्चन के टाइप को ध्यान करिए कि इस टाइप में सीरीज है। अब इसके बगल में दूसरा अगर जुड़ जाए कोई, ठीक है, वो आपका क्या बन जाएगा, तो मैं जैसे आपके ये बना है तो इस फिगर में एक ऐसे ऐड है, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, और जब इनका आंसर आ जाए तो वो फिगर ऐसे हो जाएगा और आगे वाला ऐसे बना रहेगा, ये दोनों किस में सीरीज में आ जाएंगे। तो यही देखना आपको कॉम्बिनेशन कौन सा पहले सॉल्व करना है, तो आपने सॉल्व कर दिया, ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन से लगा बेटा, यहाँ पर भी 3 रेजिस्टेंस दिए होंगे अपने पास, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस दे रखे होंगे और उनके करंट यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे यहाँ वोल्टेज है, ये पहला रेजिस्टेंस मान लो आपका है 2 ओम का, ये 4 ओम का और ये 2 ओम का, ठीक है। अब कह रहा है कि रिजल्टेंट करंट I फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है। इसमें करंट कितना पास हो रहा I1, इसमें कितना करंट पास हो रहा I2, इसमें करंट कितना हो रहा पास I3, लेकिन इसका पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल शो नहीं हो रहा। ये जो बैटरी का पोटेंशियल है यही फाइनल पोटेंशियल बन जाए कितना 8 वोल्ट। तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, V इक्वल टू IR लगाया आपने तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या है V अपॉन में R, V कितना है 8, इसे हम I1 कहेंगे, यहाँ R1 कह देंगे, तो 8 अपॉन में 2, 2 4 जा 4 एम्पियर करंट आ गया। I2 निकालेंगे आप तो V अपॉन में क्या कर देंगे R2 कर देंगे, 8 अपॉन R2 कितना 4, 4 2 8 2 एम्पियर आ गया। और I3 निकालेंगे तो V अपॉन R3 करेंगे, तो V आपका 8 है, R3 कितना 2, 2 4 जा 8। तो रिजल्टेंट करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 कितना बेटा आपके पास, I1 निकला है 4, I2 2, I3 4, यानी 10 एम्पियर रिजल्टेंट करंट यहाँ जा रहा बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी से। ये मैं क्वेश्चन जो मैं ध्यान दें, वैल्यू पर नहीं जाना आपको करने का तरीका देखना कि उन्होंने पूछा क्या था, हमसे रिजल्टेंट करंट पूछा था कि परिणामी करंट कितना, वो निकाल दिया हमने। इसमें क्या पूछा गया, यहाँ पर वैसा भी कॉम्बिनेशन आ जाए, आपको बस उसको समझना है कि किस टाइप में लगा है। अभी इसी फिगर को अगर हम तोड़ के ऐसे लिख देते तो क्या आंसर बदल जाता बेटा, ये ऐसे कर देते तो ये 1 ओम यहाँ जाता, तभी तो आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये पैरेलल है, बट ये क्या है सीरीज में, आंसर भी यही है आपका। बस सुना रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा, वहां पर आपको रेजिस्टेंस गिवन है, आंसर भी गिवन है। क्या गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है और आंसर भी गिवन है। आपके क्वेश्चन क्या 2 ओम 3 ओम 6 ओम। अब इनको पूछा कैसे ऐड करें, ऐड कैसे करना है कि रिजल्टेंट कितना जाए 4 ओम, जो आंसर निकलता है वो आंसर दिया 4 ओम, ये आंसर कितना दिया 1 ओम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको आंसर कम लाना होता है तो आपको कैसे जोड़ना, पैरेलल यानी समांतर क्रम में, और जब आंसर को बड़ा करके लाना होता है तो सीरीज में करना होता है, ठीक है। सीरीज में कब जोड़ते हैं, जब आंसर बड़ा लेंगे, यानी श्रेणी क्रम में तब जोड़ोगे जब आंसर आपको बड़ा नंबर लाना हो, और समांतर क्रम में आंसर छोटा। जैसे यहाँ पर आंसर छोटा लाना है, ये आंसर थोड़ा बड़ा लाना है। यहाँ पक्का है कि पैरेलल में जाएगा, केवल आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना, अब ऐसा कुछ बनाओ जैसे 2 ओम है, हम इन दोनों को ऐड करते हैं किसमें, पैरेलल में, देखिएगा ध्यान से, 3 ओम और 6 ओम ये दोनों आ गए, और यहाँ पर अपना आपका क्या बन गया 2। ऐसा सर्किट मान लो, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है। अब इसको अगर हम लोग जोड़ रहे होते तो ऐसे बनता, तो R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 कितना 3,
R2 कितना है 6, 3 और 6 कैंसिल, 6 3 2 6 यानी 3/6 यानी 1/2। R की वैल्यू निकालते समय ये नंबर पलट जाता है ऊपर और ये नीचे आ जाता है, तो यहाँ 2 ओम आ जाता है। अब ये जो 2 ओम है और ये 2 ओम, 2 ओम का 2 ओम किस क्रम में है, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या चलने वाला, R = R1 + R2। R1 कितना 2, R2 भी 2 है, 3 2 2 4 ओम आ गया। तो 4 ही तो कह रहा था बेटा आपसे। अब इसका आंसर क्या, वैसे सॉल्व करोगे, नहीं सॉल्व मत करिए, हाँ वेरिफिकेशन अगर करना तो करिए, अदरवाइज ये बताएंगे 3 ओम और 6 ओम को आंसर क्या लिखेंगे, 3 ओम और 6 ओम आर इन पैरेलल एंड 2 ओम इन सीरीज, यानी 3 ओम और 6 ओम को क्या समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और 2 ओम को श्रेणी क्रम में। सब उसका परिणामी कितना मिलने वाला हमको 4। आंसर तो पहले मालूम था, हम आंसर निकाल के क्या करें, अपने आप को चेक करें ना, तो वेरिफिकेशन है, आंसर लिखना ध्यान रखें, आपकी इस टाइप में लिखना है, 3 ओम और 6 ओम को किसमें जोड़ा समांतर क्रम में, और 4 ओम को किसमें जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। ये आंसर हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें तीनों जोड़ देंगे, किसमें जोड़ देंगे 2 3 6, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको लिखा है 2 3 6, अब इसको जोड़ा तो इसका आंसर कितना आया था 1 ओम आया था, यानी 2 3 और 6 को जोड़ने पे 1 ओम ही तो लाना था हमें। तो 1 ओम लाने के लिए हमें ये अगर सर्किट थोड़ा सा ध्यान आ रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर पे चले जाएंगे कि 2 ओम 3 ओम 2 3 और 6 ओम को किसमें जोड़ना है आपको पैरेलल में जोड़ना। तो परिणामी प्रतिरोध कितना हो 1 ओम। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन है, तो आपको अगर सर्किट बना दिखाना हो तो आप अलग से 5 सेकंड डाल के ऐसे दिखा दीजिएगा। यहाँ पर 2 ओम, ये 3 ओम, और इसका आंसर आया तो ये फिगर बना के नीचे लिख दीजिए 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में, यानी समांतर क्रम में जोड़ने पर जो परिणामी रेजिस्टेंस आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम होगा। इतना लिखिए, फिगर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करना चाहे तो करके दिखा सकते हैं अगर आपका टाइम हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट आंसर पूछ ही रहा, क्योंकि उसने क्वेश्चन भी दिया आंसर भी दिया। जब क्वेश्चन आंसर दिया तो हमें क्या करना है, हमसे पूछ रहे किस ऑर्डर में लगाना, मैंने ऑर्डर बता दिया आपको, बस ना ये। अब आ रही बेटा इसी में बीच में वैद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, क्या होता है P = शक्ति पावर सामर्थ्य, कई नाम से फेमस है बेटा। यहाँ पर क्या होता है कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर टाइम कितना माना आपको 1 सेकंड। 1 सेकंड में किए गए कार्य को क्या कहते हैं वैद्युत शक्ति। अब कौन कार्य करेगा, ये वर्क कौन करेगा, तो कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस होगी, यानी किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के थ्रू 1 सेकंड में जितना वर्क डन होता है उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर परिभाषा में बन सकती है, हिंदी में बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ये 1 सेकंड में किए गए, किसी मशीन द्वारा 1 सेकंड में किए गए कार्य को उस मशीन की सामर्थ्य कहते हैं। और इसको किसे नोट करें, पी से। यूनिट पूछेंगे, यूनिट क्या है इसका, यूनिट का वॉट, ठीक है। और फिर यह मान लेना कि माना टी सेकंड में किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना डब्ल्यू है। मैं लिख नहीं रहा, समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम काफी हो रहा है। मैंने माना टी सेकंड में किया गया कार्य कितना है डब्ल्यू है, तो पावर पी का जो फार्मूला आएगा डब्ल्यू अपॉन में लिया जाएगा, ठीक है। बस मेरी है। अब यहीं पर आपने कल प्रूव करे थे, कल क्यों था, आज की क्लास में भी करा आपने, नहीं करा है, कल की बात तो छोड़िए। P = VIT, तो W क्या रख सकते हैं आप, VIT अपॉन में T से T कैंसिल, तो पावर का फार्मूला क्या बन गया V × I। ऐसे ही V W जगह पर आप I पर RT भी रख सकते थे अगर आप चाहते, तो P = W/T में W की वैल्यू बताते थे साइड में कि W का फार्मूला होता है I² RT। अगर यहाँ P = लगाते I² RT, तो यहाँ पर क्या जाता अपॉन में T कैंसिल, तो P = आ जाता I² R, ठीक है। एक पावर का और बन सकता है W/T से, तो W का एक फार्मूला ये भी था V² R × T, तो V² R × T और अपॉन में भी T से T कैंसिल, तो पावर का फार्मूला बन गया V² R।
तो इस टाइम में पावर के फार्मूले बनते चले जाएंगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन था आपके पास, बात समझ आ रही है। तो बेटा अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल शॉर्ट टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। कैसे? शॉर्ट वे में जैसे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे करंट के हैं, चार्ज के हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले मैं फार्मूले ही बता दे रहा हूँ आज चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले लग रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने पास आवेश, जिसे हम चार्ज कहते हैं, आवेश मतलब चार्ज, इंग्लिश नहीं बेटा। इसका फार्मूला एक होता Q इज इक्वल टू आई टी और एक होता Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, दो फार्मूले, और आप देख रहे हैं दोनों के लेफ्ट हैंड क्या इक्वल है, तो आप राइट हैंड भी इक्वल कर सकते हैं। एन ई इक्वल टू क्या बन सकता है, आई टी। ठीक है, ये फार्मूला पर्याप्त है। इसी फार्मूले की हमने ब्रांच खुलवा दी आपके पास कि आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, एन इज इक्वल टू यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो एन इज इक्वल टू क्या बना देंगे, आई टी अपॉन में ई। अगर आपसे वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला आएगा वो आ गया आई इक्वल टू टी अपॉन में चले जाएगा तो आ जाएगा एन ई अपॉन में टी। और अगर आपको समय के बारे में बात करनी की, टाइम के बारे में बात करो, आवर्तकाल की बात करो, टाइम पीरियड की बात करो, तो टाइम इज इक्वल टू एन ई अपॉन में क्या आएगा, आई आएगा। ये फार्मूला इसे दिख जाएगा, यही फार्मूला ध्यान रखो तो आपका काम हो सकता है। बस में आ रही है। तो इनसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलाम आवेश दिया है, उसमें इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स इन वन कूलाम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कुछ नहीं आपको दिख रहा, आपको ये दिख रहा है कि 1 कूलाम चार्ज है। चार्ज कितना, 1 कूलाम, तो Q की वैल्यू आ गई 1 कूलाम, C पर कूलाम है बेटा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में E की वैल्यू फिक्स होती है, E फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻90, और पूछ क्या रहा, N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये फार्मूला आप अप्लाई करते हो तो इससे बना देंगे N इज इक्वल टू Q अपॉन E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हुए क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q की वैल्यू कितनी थी, 1, नीचे आ गया 1.6 इंटू 10⁻19। ये पावर ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ से पॉइंट हटेगी 0 हो जाएगा। 2 5 या 10 और 2 8 या 16, तो ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 8 और 19 पावर जब ऊपर गई तो पॉजिटिव हो गई। अब 8 का डिवाइड 5 में करना, 8 का डिवाइड 5 में नहीं होगा, तो 8 का डिवाइड अब यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 8 6 48 बचा 2, 8 2 16, इस टाइम में डिवाइड में बचा देगा। फिर वो लोग क्या करते हैं, पॉइंट सरका देते हैं। बुक वालों की आदत है यहाँ पर पॉइंट 1 डिजिट के बाद 0 पर लगा था, तो यहाँ 6.25, तो पावर में कम हो जाएगा। अगर इधर सरका लेते तो पावर 1 बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ 18 इतना इलेक्ट्रॉन आ गया। बस नहीं, दूसरी बात करूं तो बता रहे हैं जैसे कि किसी कंडक्टर में 2 एम्पीयर का करंट है, ठीक है, और कहा गया कि 5 मिनट तक फ्लो हुआ। कितना टाइम तक फ्लो हो रहा है, 5 मिनट। करंट दिया 2 एम्पीयर, करंट 2 एम्पीयर, और जो टाइम है 5 मिनट। टाइम किस में, सेकंड में होना चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये आ गया 300 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया चार्ज Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा, तो आपने चार्ज का जो आवेश का फार्मूला लगाया, क्या लगाया, आवेश Q इक्वल टू आई टी। तो Q की वैल्यू कितनी थी मालूम है, नहीं मालूम है, I की वैल्यू मालूम है 2, और ये अपना 300, तो 600 कूलम आंसर आ गया। बात समझ आ रही है। और इसका तीसरा होता है बेटा, जैसे कि कोई कंडक्टर है, ये आपका सपोज करो एक चालक है, जिसमें आपसे कहा गया कि 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में 5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पास है, इतने होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, कि कंडक्टर में कितना करंट आ रहा है। ये कोई चालक है जिसमें 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है, अब 1 सेकंड जो तो टाइम है, सॉल्व जब करने बैठेंगे हम तो बताएंगे 1 सेकंड वो टाइम है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 5 इंटू 10 की पावर
18 और E फिक्स है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर आपको जरूरत है यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमसे करंट आपने पूछा है तो करंट का जो फार्मूला अपने पास आ रहा है वो करंट का फार्मूला हम लोग कहाँ से लाएंगे, इस वाले से। अब इसका ये वाला फॉर्म लगा दें, I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला विद्युत धारा, ठीक है, I इक्वल टू क्या था NE अपॉन में T, तो वैल्यू रख दी बेटा। अब आपको क्या करना है, नंबर्स में नंबर कैलकुलेट टू, यानी 16 5 क्या 80 और ये 19 पावर नेगेटिव 18 पावर पॉजिटिव है, प्लस माइनस होने के कारण सब्ट्रैक्ट हो गई, एक पावर बची बेटा आपकी, ठीक है। और नीचे 1 आप लिखो या ना लिखो, क्योंकि डिवाइड बाई 1 कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको बोलेगा 18 को ऐसे रखना है, 80 कैसे रखना है, अपॉन में 10 को लेगा, नेगेटिव पावर नीचे लेगा और इसको लिखिए 0.8 एम्पियर। इसी टाइप में आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लगा दें, करंट पूछे, टाइम पीरियड, लिंक करने का तरीका यही रहेगा बेटा, ठीक है। वैल्यू चेंज होती रहेंगी। आपको मैंने क्या बोला, क्वेश्चंस के पीछे नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस के टाइप्स के पीछे पढ़िए, ठीक है। दूसरी बात आती है जहां पर जैसे कि एक हाउस है, क्या है अपने पास, एक कोई हाउस मतलब एक घर है जिसमें हमने बताया कि हमारे पास 100 वाट के 4 फैन लगे, ठीक है, और 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और अपने पास क्या बेटा 1.5 किलोवाट का एक एसी है। ये आपके जो फैन है और रेफ्रिजरेटर है, ये फैन आपके दिए गए हैं कितने टाइम चलते, टाइमिंग के लिए फैन चल रहा मान लो आपका 10 आवर्स, रेफ्रिजरेटर 24 आवर्स, एसी हम चलाते 10 आवर्स। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 मंथ में कितना इलेक्ट्रिक जो है खर्च होगी और कितना इलेक्ट्रिक चार्ज देना पड़ेगा, एक महीने में कितनी इलेक्ट्रिक खर्चा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 3 बार सॉल्व करना है। एक फार्मूला आपको नंबर ऑफ यूनिट का लगाना है, यूनिट की संख्या, क्या लगाना है, यूनिट की संख्या, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स। फार्मूला क्या होता है बेटा, तो सबसे पहले संख्या यानी नंबर इंटू वॉट, क्या लिखा गया, संख्या इंटू वाट इंटू घंटा इंटू दिन, अपॉन में कितना आएगा 1000 आएगा। बात समझ आ रही बेटा, किसी को डाउट? तो आगे चलते हम लोग बेटा, संख्या कितनी थी, तो संख्या इसकी बताएगी कितने 4 फैन थे, ठीक है, 4 इंटू वाट कितना था इसका 100 वाट था। डेज कितने थे, डेज थे 30 डेज, और उससे पहले आवर लिखना 10 आवर और 30 डेज, और इसके अपॉन में क्या चल रहा होगा 1000, 0 0 0 तो 0 इसको 0 से कट गया, 3 का इसमें 3 4 क्या 120 आ गया ये। ऐसे ही बेटा आप निकालो किसके लिए, फ्रिज के लिए। फार्मूला वही लगाओगे, कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे वही संख्या इंटू वाट इंटू हावर इंटू डे, अपॉन में कितना 1000 चलना था। तो अपने नंबर कितने हैं, तो अपना कितना है, एक ही है बेटा, कितना है, एक है, ठीक है। वाट कितने हैं, वाट तो 1000, आवर कितने थे, थाउजेंड से 1000 निपट गया बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 720 यूनिट आ गया। क्या बात सुनाई? तो इस क्वेश्चन को रिमूव कर रखना है, यहाँ से ले चलना हो यहाँ पे करना, ठीक है। अब एक बचा अपने पास, कौन बचा, एसी। तो लिखेंगे एसी के लिए वे ऊर्जा यानी लॉस एनर्जी या नंबर ऑफ यूनिट कैसे कर देंगे वे ऊर्जा। इसमें भी बेटा आपका वही लगा, क्या लगा, संख्या इंटू वॉट इंटू घंटा इंटू दिन, बटे में क्या आ गया अपॉन में 1000 आ गया अपॉन में। अब इसके नंबर कीजिए, एसी घर में कितने लगे होते हैं, अक्सर एक ही लगा होता था, तो 1 एसी मान लेते हैं हम लोग इसको। अगर वो 2 लगा रहे तो 2 क्वेश्चन बताएगा ना, तो कितने
और ये 1.5 किलोवाट है, वाट नहीं है। हमारा क्वेश्चन में क्या वाट लिखना है, और ये 1.5 किलोवाट है। आपको जब हमने पावर बताई तो बताया 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। जैसे 1 HP कितना था, 1 हाउस पावर कितनी थी, एक शक्ति कितनी थी, 746 वाट। तो यहाँ पर आपका 1.5 इंटू किलो मतलब 1000 वाट हो गया, इंटू आवर कितना था इसका, ये 10 आवर चली थी, डे कितने थे 30, अपॉन में क्या आएगा बेटा 1000, 1000 कैंसिल, तो आपका मल्टीप्लाई बाय 300 और ये इतना यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब कुल कितनी है ऊर्जा होगी, कुल वे ऊर्जा कितनी एनर्जी लॉस हो गई, तो हम तीन जितने भी हमें 3 4 जितने भी क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना, क्वेश्चन के टाइप को समझना, क्वेश्चन एक ही देते केवल बस, तो आप एक ही में लगाना। क्वेश्चन का ऑपरेटर्स बढ़ा दे, सिस्टम बढ़ा दे तो और बढ़ा देना, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको तरीके से चलना है, कोई टाइम नहीं है आपके पास इतना कर पाओगे। तो यहाँ पर पहला आंसर कितना है तो अपने पास, पहला आंसर 120, दूसरा 720 और तीसरा कितना आया 450। सही कर रहा हूँ, 0 0 0 5 2 7 2 9 4 7 11 एंड 20, इतना यूनिट आपका आ गया। अब अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है कि कितना वैद्युत बिल है ना, वैद्युत मूल्य लिख दो या इलेक्ट्रिक बिल लिख देना, तो जितना पैसा दिया हो, ठीक है, जैसे हमारी बुक में कहीं 2.5 रुपये दिया, कभी 6 रुपये दिया, वो तो बदलते रहते, क्वेश्चन खुद बताइए जितने रुपया दे उससे मल्टीप्लाई, जैसे 2 रुपये पर यूनिट कहा, जितने रुपये पर यूनिट 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 18 2 4 5, इतना रुपया आपको इलेक्ट्रिक बिल पे करना पड़ेगा। ये भी खत्म हो गया, बात समझ आ रही है। ऐसे ऑपरेटर्स आपका बढ़ जाए आपके तो आप सिस्टम बढ़ा लीजिए, मतलब कहने का मतलब है कि अभी हमने किया कि सिस्टम में 3 ही लगाए, पंखा, AC और ये आप बल्ब लगा लोगे भी, ठीक है, कूलर लगा लो, जितने भी घर में हम इलेक्ट्रिक बिल ऐसे निकाल सकते हैं बेटा, लेकिन एक फिक्स होना चाहिए टाइमिंग कितने आवर चली है, और डे हमेशा 30 लेंगे, ठीक है। अगर 1 वीक का दिए तो 7 डेज लेना है। कई क्वेश्चनों में कहता है 1 सप्ताह में कितना होगा, तो 1 सप्ताह नहीं 7 दिन का आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो रहा है। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, ये सारी बातें खत्म हो गई। अब हम लोग फिर फार्मूले चल रहे हैं, फिर से फार्मूले ले रहे हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अगले टाइप के क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बारे में पूछेंगे, वैद्युत ऊर्जा। क्या पूछेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू VIT। एक ये होता है बेटा, एक होता है W इज इक्वल टू I² RT, और एक होता है W इज इक्वल टू V² अपॉन R इंटू T। ये सब प्रूफ कराए भी आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है। और एक W का फार्मूला था V इंटू Q। इन्हीं फार्मूले से पावर का फार्मूला निकलेगा, इसका निकलेगा वैद्युत शक्ति का। इन सभी फार्मूलों से T हटा दो तो बन गया पावर, क्योंकि पावर का जो खुद का फार्मूला है वो W/T है, ठीक है। पावर P का फार्मूला W/T है। अब T कैंसिल हटा दो इसका, तो पावर का फार्मूला क्या आ गया, V इंटू आई। पावर का फार्मूला क्या बन गया, I² R। पावर का फार्मूला क्या बन गया बेटा अपने पास, V² अपॉन R, ठीक है। पावर की कितने फार्मूले थे, 4, 1 2 3 4 फार्मूले ध्यान रखिए, और साथ में इनकी पहचान। न्यूमेरिकल के पीछे नहीं पढ़ना, न्यूमेरिकल को समझना, न्यूमेरिकल को समझ के पेपर में उतर जाना, क्योंकि आप लास्ट टाइम जब देख रहे हो तो उस टाइम आपके पास टाइम कम है, और टाइम को आपको बढ़ाते हुए चलना है, ठीक है। कैसे बढ़ाना है कि टाइम कम है लेकिन उसको बढ़ा कैसे दिया हमने, इनको शॉर्ट वे में कर लिया, माइंड कर लिया क्वेश्चंस को, तो मेरा टाइम बचा ना, तो टाइम बढ़ गया। टाइम को इंक्रीज ऐसे ही कर देगा। अब इसमें वेयर करके आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चंस में कैसे आपको लर्न करना क्या है, ठीक है। क्या क्या चीजें गिवन है अपने पास, जैसे सबसे पहले W है, V है, I है, R है, T है, P है। तो W क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेटा। वैद्युत ऊर्जा किसमें होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
जूल में। ठीक है, V का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस में होता है बेटा, तो वोल्ट में होता है। ठीक है, और I क्या करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वैद्युत धारा कहते हैं इसे, हम लोग क्या बनेगा एम्पियर, क्या आएगा एम्पियर। और R रेजिस्टेंस है, वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध है, किसमें होगा ओम में बेटा। ओम लिखा हो सकता है बेटा आपके पास, ओम का सिंबल बना हो सकता है, या ओम का इस्टेमिक सिंबल होता है, ये लिखा गया। ठीक है, टाइम है, समय है, किसमें होगा सेकंड में, मिनट में हो सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। पावर क्या है, पी क्या पावर है, शक्ति है, सामर्थ्य है, कई नाम है बेटा इसके। इन सभी में इसका यूनिट क्या होता है वाट। अगर किलो वाट है तो आपको ध्यान रखना 1 किलो वाट इज इक्वल टू 10 की पावर या 1000 किलो पावर में लिखो 1000 वाट। ठीक है, जैसे करंट होता है 1 मिली एम्पियर, जहाँ मिली वर्ड आ जाता है मिली एम्पियर, तो 10 की पावर -3 से इंटू करके पहले एम्पियर बनाओ, फार्मूला तभी उसे लेगा। जैसे कहीं लिखा हो 1 माइक्रो एम्पियर, कल मैंने आपको क्या समझा रखा है कि मिली माइक्रो नैनो पीक को मिली में -3, माइक्रो में 6, नैनो में 9 और पीको में 12 पावर लेके चलनी है आपको। तो ये आपको कन्वर्जेंस भी ध्यान रखने हैं, कब कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, वैल्यू ऐसे पहचानना सीख जाओ कि जूल में दिया है तो W ही होगा, वोल्ट में दिया है तो V होगा, एम्पियर में दिया है तो I होगा, ओम में दिया रेजिस्टेंस होगा, सेकंड में दिया टाइम होगा, वॉट में दिया पावर होगी। अगर ये वैल्यू पहचान गए हम लोग फिर क्वेश्चन में दम ही नहीं लिखेगा। तो बेटा ये आखिरी बचा रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, विशिष्ट प्रतिरोध चालकता का विशिष्ट प्रतिरोध। ये फार्मूला, अगर विशिष्ट प्रतिरोध पूछे तो रो बराबर लगा देना और प्रतिरोध पूछे तो R इक्वल टू लगा देना। यहाँ पर आपको ध्यान का रखना है रो क्या है, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ वायर है। मटेरियल की होती है रेजिस्टिविटी का, ये ओम मीटर में होती है। और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, किसमें वो मीटर स्क्वायर में होगा। और एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर है, चालक तार की लंबाई है। और आर क्या रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, ओम में होगा बेटा। ये वैल्यू आपको दे रखी होंगी, इनमें से कोई 3 वैल्यू गिवन होंगी, चौथी फाइंड आउट करनी होगी। तो आप पहचान अपनी बरकरार रखो कि मुझे कैसे पहचानना, किस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस बात को आपको पहचान रखनी होगा। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। जैसे एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी एल है, सपोज करिए उन्होंने क्वेश्चन कहा कि वायर की लेंथ को ट्वाइस कर दें और एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ कर दें। एक तार है जिसकी लंबाई को दुगना कर दें और क्षेत्रफल को आधा कर दें। तो लेंथ पहले माननी पड़ेगी, लेट करेंगे हम लोग। माना लंबाई कितनी L1 L है, तभी तो लंबाई 2L करेंगे। एरिया कितना A1 A था, A2 कितना आ जाएगा, हाफ कर रहे हैं वो लोग, आधा करने कह रहे हैं तो हाफ कर दिया। क्या कहा, किसी चालक तार की लंबाई को दुगना कर दें, ये नहीं बताया उन्होंने, वो कह रहे दुगना कर दें और क्षेत्रफल को कितना कर दें, आधा। तो पहले ही मालूम फर्स्ट लेंथ कितनी थी L1 = L, तो L2 हमने बताया 2L होगी। एरिया अगर A रहा होगा तो बाद को कितना हो जाएगा A/2। तो यहाँ पर पूछे क्या बता, जैसे फर्स्ट रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, तो कह रहा अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, या नहीं गिवन R1 R2 फॉर्म में कह रहा है। तो वहां पर आपको क्या करना है बेटा, R1/R2 = L1/L2 इंटू A2 में A1 करना है। R1 आपका 10 ओम, R2 आपको फाइंड आउट नहीं है। L1 है आपका L, L2 कितना बेटा 2L, A2 कितना है A/2 और ये A है बेटा। L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, तो बचा क्या 1/2 इंटू यहाँ भी 1/2 और यहाँ क्या 10 और यहाँ पर R2 यानी 2 × 4, ये 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा बेटा। तो R2 कितना हो गया 40 ओम। ठीक है, बात समझ आ रही है। और एक इसका लॉन्ग टाइप में बेटा जहां पर कहा गया लेंथ को थ्राइस कर दिया गया, ट्वाइस थ्राइस कितना भी कहते हैं। तो पहले लेट करिए, लेंथ कितनी L1 L है तो L2 थ्राइस कर दिया गया 3L कर देंगे। और कह रहा है कि उसका रेजिस्टेंस कितना 10 ओम था, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि तार को जब स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसका क्या बदल जाता है, लेंथ बदल जाती है, थिकनेस बदल जाती है, मोटाई बदल, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, πr²h। πr² को इन्होंने क्या कहा, एरिया A और h को क्या कहा, L कह दिया। तो इन लोगों ने ऐसे लगा रखा था A1 L1 = A2
L2। तो यहाँ से L1/L2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, L1/L2, और यहाँ बना देते क्या अपने पास A2/A1, इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके बाद आपको यही फार्मूला अप्लाई करना जो मैंने यहाँ करा। क्या करेंगे, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2, और यहाँ पर क्या है A2/A1। अब आप सोच रहे हैं क्वेश्चन फंस गया, A2/A1 गिवन नहीं है, लेकिन A2/A1 की वैल्यू गिवन है बेटा में, क्या गिवन है, तो R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2, और ये बन गया आपका, ये भी L1/L2 बन गया। कहने का मीन्स हो गया L1/L2 का होल स्क्वायर। तो R1 10 था, R2 फाइंड आउट करना था, L1 L थी, L2 3L थी, उसका होल स्क्वायर था, L से L कैंसिल हो गया बेटा आपका, ठीक है। तो यहाँ बचा 1/3 का 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर और इसका इधर, तो R2 कितना आ गया 90 ओम। बात समझ आ रही है, क्लियर है। फ्यूज वायर रह गया अपना, फ्यूज वायर और पढ़ लेना, ठीक है। फ्यूज वायर क्या था, फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज वायर एक मिश्र धातु का बना एक तार होता है, जिसका जो मोटाई होती है बहुत कम होती है, और उसका गलनांक क्या उच्च होता है। जब कभी सर्किट में हाई वोल्टेज आता है, यानी उच्च प्रतिरोध, उच्च विभव आता है, तो क्या गल जाता है, जिससे परपथ में चलने वाली जितनी भी डिवाइस हैं सर्किट से जुड़ी हुई सभी की बचाव करता है। एज ए गार्ड है बेटा, क्या है, गार्ड है। किसका बना है, किसका बना, मिश्र धातु का, यानी किसी एलो टाइप का बना बेटा, 2 और मोर सब्सटेंस मिला करके, ठीक है। और उसका काम क्या है, जितना पतला होता है उतनी अच्छी वर्क करता है। तो ये एज ए चौकीदार है। जब कभी हाई वोल्टेज आता है सर्किट में, तो ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद क्या करता है, मेल्ट होने के बाद क्या करता है, जो सर्किट है उसका फ्लो रोक देता है, सर्किट में करंट का फ्लो रोक देगा, और घर में चल रहे उपकरणों की रक्षा होती है। बात क्लियर है, ओके। 3 वायर और पढ़ लेंगे। 3 वायर कौन से पढ़े हैं, विद्युत में था, ये उच्च वोल्टेज वाले उपकरणों के साथ यूज होता है, और ये भूरे रंग का होता है, ठीक है। उदासीन वायर के साथ, न्यूट्रल वायर क्या है, ये सर्किट में करंट को वापस लेता है, धारा को वापस लेता है, और नीले रंग का होता है। और एक आपका भू संपर्क तार है, यानी अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर क्या होता है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, ये कोई झटके से बचाने के लिए लगाया जाता है। सर्किट से लग रहे झटके को, ये हरे या पीले रंग का होता है। ये 3 वायर है बेटा, एक इलेक्ट्रिक वायर, हाई ये नॉर्मल है वायर, विद्युतमय वायर यानी उच्च वोल्टेज वाले उपकरण में यूज होता है, भूरे रंग का होता है। उदासीन वायर करंट को वापस लेता है, नीले रंग का होता है। और भू संपर्क वायर जो है वो धारा नहीं इसमें आती कोई, लेकिन ये झटके से बचाते हैं, हरे या पीले रंग का होता है। तो बेटा इस चैप्टर में इतना ही आपको पढ़ना, बाकी प्रैक्टिस करिए आप, जो आपकी प्रैक्टिस बुक है उससे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जल्दी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, आखिरी चैप्टर आपका, ओके।